this is Shaheen, and in this particular lecture video we are going to discuss the next part, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं MC07। इसके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और MC07 में आपने वर्किंग कैपिटल जैसे टॉपिक्स देखे होंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग देखी होगी। मैं यूनिट नंबर 5 से कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे डिस्कस करते हुए चलेंगे। अच्छा, व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल? जैसे कि मान लो मैं कहीं किसी से पैसा बोरो कर रही हूँ, तो मुझे उनको कुछ ना कुछ रिटर्न देना पड़ेगा। अब जो रिटर्न मुझे देना पड़ेगा दैट इज़ माई कॉस्ट, और जो मुझे रिटर्न मिलता है, अगर मैं कहीं पे इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे रिटर्न मिलेगा, तो दैट इज़ माई रिटर्न, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब जो मुझे देना पड़ेगा, कॉस्ट वो पैसा जो मेरे तरफ से जाएगा, और रिटर्न जो मेरे पास आएगा, ठीक है। तो ये वाले कॉन्सेप्ट होते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या इंट्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कितनी कैटेगरी में बांटा है, और लॉन्ग टर्म डेब्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, और वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये देखेंगे कितने चैप्टर्स में, कितने पार्ट्स में ये जो टॉपिक है वो कवर होता है। नाउ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है, और ये जोड़ के रखता है लॉन्ग टर्म डिसीजन को और शेयर होल्डर की वेल्थ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मार्केट प्लेस में। व्हेन एवर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जब भी कभी ऑर्गेनाइजेशन पैसा लेती है, ठीक है, उधार पे, तो उसको कुछ ना कुछ रिटर्न उनके शेयर होल्डर्स को, उनके डिबेंचर होल्डर्स को देना पड़ता है। अब वो पैसा जो देना पड़ेगा वो मेरे लिए क्या है, क्योंकि मैं एक कंपनी हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ, तो मेरे लिए वो है कॉस्ट। हैंस इसी वजह से जो कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट हो जाती है वो ज़रूरी हो जाती है, ये देखने के लिए कि ऐसा तो नहीं है कि मुझे कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ रही है और मेरे पास जो पैसा आ रहा है रिटर्न की फॉर्मेट में, तो वो पैसा कम है, ठीक है। अब इंडिविजुअल जब आप कॉस्ट निकालते हो, जैसे कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, तो ये इंडिविजुअल कॉस्ट होती है, ये सब कॉस्ट। लेकिन जब आप इन सारी कॉस्ट को जोड़ देते हो तो ये वाली जो कॉस्ट कहलाती है दैट इज़ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब मैं सबको टोटल कर देती हूँ, क्यों ज़रूरी है ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये मुझे मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न बताता है, इतना तो मुझे लोगों को देना ही देना पड़ेगा। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, ये रेट ऑफ रिटर्न है जो मुझे देना पड़ेगा। इसको हर्डल रेट भी बोलते हैं, इसको मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, और ये एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। रिटर्न एट ज़ीरो रिस्क लेवल, अगर मान लो कोई रिस्क लेवल है नहीं तो मुझे रिटर्न ज़ीरो देना पड़ेगा। अगर कुछ बिजनेस रिस्क है तो जो रिस्क होता है वो बीटा कहलाता है, और फाइनेंशियल रिस्क एफ कहलाता है। और जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं, इन तीनों को हम जोड़ देते हैं, जिसमें आर ओ और बी प्लस एफ तीनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। नव फर्म्स जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है हैज़ मेनली 3 रिस्क, 3 रिस्क होते हैं। एक तो हो गया ज़ीरो लेवल रिस्क, मतलब कोई रिस्क नहीं है। एक हो गया प्रीमियम फॉर बिजनेस रिस्क, ग्रेटर द बिजनेस रिस्क हायर विल बी द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जितना ज़्यादा आप बिजनेस रिस्क लोगे उतना ज़्यादा आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल देना पड़ेगा। और फाइनेंशियल रिस्क कौन सा होता है, इट रेफर्स टू द रिस्क ऑन अकाउंट ऑफ पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। इन अदर वर्ड्स, अ फर्म हैविंग अ हायर डेट, जिनके पास ज़्यादा डेट कंटेंट होता है वहाँ पे वो क्या हो जाता है, हायर डेट कंटेंट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर ज़्यादा रिस्की हो जाता है। क्यों? अब ये रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो डेट होता है उस पर आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न देना ही देना पड़ता है। तो इस केसेस के अंदर क्यों ज़रूरी है, ये क्यों ज़रूरी है, इट इज़ बेसिस, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि या तो मैं कोई एक्सेप्ट करूँगी प्रोजेक्ट या तो रिजेक्ट करूँगी प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देख करके। द फाइनेंस मैनेजर मस्ट रेज, और जो फाइनेंस मैनेजर होता है ये कैपिटल को रेज करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देख के।
कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एनालाइज करने के बाद। ये बेसिक है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए, और ये डिविडेंड पॉलिसी मुझे कितना रिटर्न देना है नहीं देना उनको भी जज करने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन में मदद करता है इन डेवलपिंग एन एप्रोप्रिएट वर्किंग कैपिटल पॉलिसी। ये मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो वर्किंग कैपिटल पॉलिसी के अंदर जो चेंजेस हैं उनको देख सके। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आप बोरिंग कॉस्ट को कह सकते हो, और इम्प्लिसिट कॉस्ट जो इंटरनल कॉस्ट होती है उसको कह सकते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो होती है दैट इज द डिस्काउंट रेट दैट इक्वेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फंड्स रिसीव्ड बाय फर्म नेट ऑफ अंडर राइटिंग कॉस्ट, जो कि इम्प्लिसिट कॉस्ट रेट ऑफ रिटर्न एसोसिएटेड विद बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। फिर उसके बाद एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कौन सी होती है, जहाँ पे सारी कॉस्ट को टोटल कर दिया जाता है और डिवाइड बाय टोटल नंबर कर दिया जाता है। और मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट। नाउ फ्यूचर कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट। फ्यूचर कॉस्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फाइनेंस जो प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया है उसमें इतनी कॉस्ट आ सकती है, और हिस्टोरिकल कॉस्ट एक तरीके से हैबिचुअल कॉस्ट है, इतनी हमेशा आती हुई है कॉस्ट। स्पेसिफिक कॉस्ट कौन सी होती है, इंडिविजुअल कॉस्ट को स्पेसिफिक कॉस्ट बोलते हैं, जहाँ पे मैं कॉस्ट ऑफ डेट अलग निकालूंगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अलग निकालूंगी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अलग निकालूंगी, और जब मैं इन सबको टोटल कर देती हूँ दैट इज़ नोन एज कंबाइंड कॉस्ट और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इनको डिफाइन करने के लिए बोला है तो ये तो आप कर दोगे। नाउ अब आते हैं कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो सबसे पहले है लॉन्ग टर्म डेट या डिबेंचर होल्डर, एक तो इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। प्रेफरेंस शेयर इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ पी। इक्विटी शेयर इसको कहते हैं KE, और रिटेन अर्निंग को KRE। इसके नाम से इनको जाना जाता है। कितनी कैटेगरी हो गई, 4। अब स्पेसिफिक कॉस्ट कौन सी होती है ये तो आपको पता है। स्पेसिफिक कॉस्ट इज़ द आफ्टर कॉस्ट, मतलब आफ्टर टैक्स, टैक्स को करने से पहले। इट कैन बी बिफोर टैक्स, ये टैक्स से पहले भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज होता है टैक्स का डेट वाले केस में, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट जो होती है दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ जो डेट निकलती है वो होता है आपका इंटरेस्ट। अगर टैक्स नहीं है तो इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड, और अगर टैक्स है तो इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स अपॉन में नेट प्रोसीड। देखो मैं आपको समझाती हूँ कैसे। अगर एक कंपनी इशू कर रही है 10% डिबेंचर्स और टैक्स रेट है 50%, तो मैंने बोला टैक्स रेट होगा तो क्या होगा आपका इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स अपॉन में नेट प्रोसीड। अब आपका क्या बोल रखा है कि इंटरेस्ट कितना दे रखा है 10%, तो 10 मान लो। 1 माइनस टैक्स कितना दे रखा है आपको 50%, मतलब 0.50, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5। और क्योंकि 100 होता है 5 डिवाइडेड बाय कुछ भी आप बेस मानते हो, कोई एक डिबेंचर 10 रुपये का ही मान सकते हो और 100 रुपये का ही मान सकते हो, तो 5% इन दैट केस आपका 5% निकल आएगा। अच्छा यहाँ पे आपका फॉर्मूला आ गया। अगर प्रीमियम होता है, डिस्काउंट होता है तो क्या केस होता है, जैसे मैंने नेट प्रोसीड की वैल्यू बोली है। नेट प्रोसीड का मतलब होता है जैसे कि आपकी जो मार्केट वैल्यू है शेयर की, चाहे 10 रुपये है, इसमें से हम खर्चों को लिख दो, खर्चे मतलब एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं और ऐड कर देते हैं अगर प्रीमियम होता है, लेस कर देते हैं अगर डिस्काउंट होता है। ध्यान से समझना, नेट प्रोसीड के अंदर मार्केट वैल्यू जो दे रखी होती है उसमें से खर्चों को माइनस कर देते हैं। प्रीमियम क्योंकि हमारा फ़ायदा होता है तो हम उसे प्लस कर देते हैं, और डिस्काउंट नुकसान होता है तो हम उसे माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन और आप देख सकते हो, एक कंपनी ने 10% इरिडीमेबल डिबेंचर्स। अब एक कॉन्सेप्ट आता है रिडीमेबल डिबेंचर्स और इरिडीमेबल डिबेंचर्स के बारे में भी।
एक होता है इरिडीमेबल डिबेंचर्स, जिसका कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन नहीं है कि इतने साल में ये क्या हो जाएगा, पे बैक हो जाएगा, दैट विल बी इरिडीमेबल। इनफाइनाइट पीरियड तक भी चलता रह सकता है, तो वो इरिडीमेबल हो गया। और अगर रिडीमेबल के केस में बात करूँ तो रिडीमेबल वो केस होता है जहाँ पे एक स्पेसिफिक वैल्यू पता होती है कि 10 साल बाद पे बैक हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। तो डिबेंचर की भी अगर आप नोटिस करो तो डिबेंचर की भी कितनी कैटेगरी हो गई, दो। एक हो गई रिडीमेबल डिबेंचर और एक हो गया इरिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर में भी दो कैटेगरी आएगी, विद टैक्स और विदाउट टैक्स, जहाँ पे टैक्स नहीं है, जहाँ पे टैक्स है। और इरिडीमेबल में भी दो केसेस आएंगे, एक टैक्स है, एक टैक्स नहीं है। तो ये चार्ट एक तरीके से आप अपनी नोटबुक में बना लो सो दैट कि ये इजी रहे। अब फॉर्मूला इनका अलग अलग वेरी करेगा, इनका भी अलग अलग वेरी करेगा। अभी हमने क्या पढ़ा है, इरिडीमेबल। अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है इरिडीमेबल। इरिडीमेबल मैंने हमने आई भी पढ़ लिया, मतलब टैक्स के साथ वाला भी पढ़ लिया और टैक्स के बिना वाला भी पढ़ लिया। अगर टैक्स के साथ होता है, अगर टैक्स के साथ होता है तो क्या फॉर्मूला होगा, जो आपका इंटरेस्ट है 1 माइनस टैक्स अपॉन में नेट प्रोसीड। और अगर टैक्स नहीं है तो इंटरेस्ट अपॉन में नेट प्रोसीड। और नेट प्रोसीड का भी फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक कंपनी है जो इशू कर रही है 10% इरिडीमेबल डिबेंचर्स व 10,000 के। द कंपनी इज इन 50% टैक्स। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट, पार पे एट 10% डिस्काउंट और एट 10% प्रीमियम। तो तीन केसेस बनेंगे। अब देखो, सबसे पहले आप ध्यान दो कि शेयर है कितने का, ऑफ रुपीज़ 10,000। 10,000 का 10% निकालो, 1,000, तो इंटरेस्ट आ गया आपका 1,000। ठीक है, और आपकी जो वैल्यू है शेयर की कितनी है, 10,000। ठीक है, अगर पार पे है तो 10 रहेगा, प्रीमियम पे है तो बढ़ जाएगी, और डिस्काउंट पे है तो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। फिर उसके बाद इसमें क्या करते हैं, टैक्स कितना हो गया, 1 माइनस 0.50। अब ये 50% है तो 50/100, इसीलिए मैं 0.50 लिख रही हूँ इसको। ठीक है, तो 5% समझ आ गया। जब डिस्काउंट की बात करी है बच्चों, तो 10,000 में से 10% मतलब 1,000 माइनस कर दिया। और जब प्रीमियम की बात की गई है तो 10,000 में 1,000 जोड़ दिया, बाकी सब सेम रहा। ठीक है, ये होता है पैटर्न कॉस्ट ऑफ डेट का। अब मैंने क्योंकि इरिडीमेबल वाला पढ़ा दिया, तो अब वाला जो केस है दैट इज़ द केस ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स कौन सा होगा, जहाँ पे आपका स्पेसिफिक पता है कि मैच्योरिटी 10 साल बाद, 5 साल बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, आपको पैसा वापस मिल जाएगा जब स्पेसिफिकली आपको पता है। तो अब आगे जब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आप पढ़ भी सकते हो। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला भी मैम बता दो। तो फॉर्मूला मैंने बताया, रिडीमेबल जो होता है डिबेंचर, उसके दो केस हैं, एक टैक्स जिसमें होता है, एक टैक्स नहीं होता। तो टैक्स नहीं होता तो इंटरेस्ट प्लस आपका हो जाता है इंटरेस्ट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन में लाइफ डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। अगर आपको बुक वाले के थ्रू भी जाना है तो बुक वाले के तरफ भी जा सकते हो, और अगर टैक्स है तो बस उसमें 1 माइनस टैक्स वाला कॉन्सेप्ट और जुड़ जाता है। ठीक है, अब आपको कैसे करना है ये भी मैं बता देती हूँ। तो आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया दैट इज़ इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स लगता है अगर टैक्स है, प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय लाइफ अपॉन में, इसी में पुट करके बताती हूँ, देखो कितना इजी पड़ जाएगा, प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। अब इंटरेस्ट कितना है, सबसे पहले फर्म ने इशू किए 100 शेयर्स 10% ईच डिबेंचर ऑफ ₹100 एट 5% डिस्काउंट। ठीक है, 10 साल है, जो आपकी लाइफ है वो 10 साल है, टैक्स रेट है 50% है। तो सिंपल आप कर सकते हो 100 का 10% दैट इज़ 10। अब मैम इन्होंने तो 1,000 के हिसाब से किया है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप 1,000 के हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, 1,000 के हिसाब से कैसे किया है इन्होंने, जो 100 शेयर्स है
100 के हिसाब से 100 शेयर हैं, 100 के हिसाब से कितने हो गए 10,000 शेयर्स हो गए। 10,000 का इन्होंने निकाल दिया 10%, तो ये हो गया आपका 1,000 रुपये। आपको वैसे करना है तो वैसे भी कर सकते हो, और अगर जैसे मैं बता रही हूँ वैसे भी कर सकते हो। 100 एक शेयर के बेसिस पे ईच कितना है 100 का 10% निकाल दिया 10 रुपये। 1 माइनस टैक्स, टैक्स कितना है 50, 0.50 प्लस रिडीमेबल वैल्यू, रिडीम कितने पे होगा, रिडीम भी कितने पे होगा 100 पे ही होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो आप लिख सकते हो कितना 100 नहीं, कितना रिडीमेबल वैल्यू, हाँ 100 माइनस 100। अब मैम ये 100 कहाँ से आया, 100 पे शेयर की वैल्यू है और 100 ही वो ख़त्म हो गया, तो डिवाइड बाय 2 हो गया। अब इन्होंने देखो 5% डिस्काउंट भी बताया गया, मतलब जो नेट प्रोसीड होगा वो 5% के डिस्काउंट के ऊपर होगा। तो यहाँ पे जो आप ये वैल्यू रख रहे हो ना, ये थोड़ी सी गलत हो जाएगी। वेट अ सेकेंड, यहाँ से इसको मिटाती हूँ पहले। जो 100 है रिडीमेबल वैल्यू, तो मतलब कितने पे जाएगा शेयर, तो कितने पे जाएगा 100 पे, और रिडीमेबल वैल्यू कितनी होगी 5 रुपये कम, क्योंकि 5% डिस्काउंट बोला है। 100 का 5% 5 रुपये, तो इसीलिए ये हो गया 95। अब डिवाइड किससे करूँगी, अब वही रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई 2। तो अब ये सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये 1 है बच्चों। अब आप इसको प्रॉपर सॉल्व करें और जो आंसर है दैट विल बी 5.385, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया था कि अगर खर्चा होता है, कोई अंडर राइटिंग कमीशन होती है, ब्रोकरेज वाला केस होता है, तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं कि एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने का क्या मतलब है, वहाँ पे नेट प्रोसीड से माइनस करा जाता है वो वैल्यू को। ठीक है, जैसे कि अब ये क्वेश्चन को देखो, अ कंपनी रेज्ड लोन बाय सेलिंग 250 डिबेंचर, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5 प्रीमियम, प्रीमियम है 5 रुपये का, तो ये देखो कितने शेयर्स हो गए। अब ये देखना ध्यान से, 100 का शेयर हो गया रिडीमेबल 10 साल में, अंडर राइटिंग कमीशन 3%, 3% अंडर राइटिंग कमीशन है। फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट। यहाँ पे टेक्स्ट दे रखा है कहीं पे भी, आप बताओ मुझे, कहीं पे टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, यस 50%, ये रहा। तो 1 माइनस टेक्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय लाइफ अपॉन में रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। तो इंटरेस्ट कितना होगा, अब बात आती है इंटरेस्ट के ऊपर। कितने रुपए पार वैल्यू है 100, 100 का अगर मैं बात करूं 10% इंटरेस्ट की, तो कितना रुपए हो जाएगा आपका इंटरेस्ट का रेट, 250 डिबेंचर्स विथ 10% रेट, और पार वैल्यू ₹100 है, तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 का फिर उसके बाद टैक्स लगा दो माइनस 0.50, उसके बाद मैम यहाँ पे तो 2500 लिखा है, वो इन्होंने बच्चों टोटल कर दिया 250 को इससे कर दिया, और फिर 10% उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करोगे आप लोग, रिडीमेबल वैल्यू कितने पे रिडीम हो रहा है, माइनस नेट प्रोसीड कितने पे रिडीम हो रहा है, आप बताओ। रिडीमेबल वैल्यू के बारे में यहाँ पे बोल रखा है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रीमियम है 5, तो इन्होंने कितने पे 2500 पे लगाया, हम 10 रुपये पे भी लगा सकते हैं। तो 10 रुपये का 100 रुपये, 2500, 250 ये है, 100 रुपये ये है। चलो आपको इसी के हिसाब से करके बताती हूँ, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो अब इन्होंने देखो कैसे बोला है, 250 डिबेंचर्स है और 100 का एक डिबेंचर हो गया, तो टोटल कितनी वैल्यू हो गई 250 तो कितने हो गए 25,000। अब 25,000 का 10% हो गया मेरा इंटरेस्ट, ठीक है। 1 माइनस टैक्स 0.50 प्लस रिडीमेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी, रिडीमेबल वैल्यू होगी 5%, ठीक है। रिडीमेबल वैल्यू में 5% एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो 2500 का 5% निकाल के इसमें प्लस कर दो, प्लस उसके बाद नेट प्रोसीड के लिए 3% क्या कर दोगे माइनस, 3% नेट प्रोसीड में से 3% माइनस। अब नेट प्रोसीड कितना आएगा आपका, जैसे कि 100 है,
100 माइनस 3% तो 0.97 इस तरीके से आ जाएगा। लाइफ कितनी है 10 अपॉन में जो वैल्यू ऊपर लिखी है आपने रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड उतना माइनस करने के बाद 3% डिवाइड बाई 2। अब सॉल्व होके आ जाएगी आपकी प्रॉपर वैल्यू। ठीक है। Yield to maturity method. Illustration number 4. A company has issued 11% debenture for rupees 2 lakh. The underwriting commission खर्चा वर्चा माइनस कर देंगे। इनफ्लो लिख दिया हमने, आउटफ्लो लिख दिया। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये तो आपने एनपीवी जब निकाला होगा तब भी किया होगा, जैसे इंस्टॉलमेंट कितनी कितनी दे रहे हो आप, इंटरेस्ट कितना कितना दे रहे हो। ठीक है, इंटरेस्ट भी बताया होगा इन्होंने लोगों ने। देखो इंटरेस्ट कितना दे रहे हो, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, 11% डिबेंचर, 11% निकलता चला जाएगा। ठीक है, टोटल आ जाएगा। इन दोनों को टोटल करेंगे, इन दोनों वैल्यू को टोटल करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा। फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 14% डिस्काउंटिंग फैक्टर है तो फिर आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर एक बार 12%, फिर इन्हीं की वैल्यू पे 12% निकालना और फिर डिफरेंस को देखना। तो दैट इज एक तरीके से ये IRR जैसे निकलता है वैसे ही है। चलो इम्पॉर्टेंट वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो आपसे पूछा जाता है, ये तो प्रैक्टिकल हो गए। अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो होती है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर वो भी बच्चों आपकी इसकी तरह ही होती है, कॉस्ट ऑफ डेट की तरह ही। इसमें भी इंटरेस्ट होता है और आपका नेट प्रोसीड होता है, जिसको आप मार्केट वैल्यू भी बोल सकते हो। और इंटरेस्ट की जगह पे डिविडेंड लिख जाता है, क्योंकि जो शेयर्स होते हैं उनकी डिविडेंड पे निकलता है, रिटर्न को डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड अपॉन में नेट प्रोसीड, और नेट प्रोसीड में अगर कोई खर्चा है तो वही पहले की तरह माइनस कर देंगे, और अगर प्रीमियम है तो ऐड कर देंगे, डिस्काउंट है तो लेस कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक कंपनी है जो कि 9% शेयर्स बेच रही है, 85 पर शेयर है। कॉस्ट ऑफ इशूइंग एंड सेलिंग 3 पर शेयर, जितने पे बिच रहा है सामान। अब देखो अगर मैं बात करूं तो अगर डिविडेंड पर शेयर की बात करूं तो आप देखना ध्यान से, 85 का शेयर है, 85 का 9%, 9 8 72 और 4 76, तो ये हो गया आपका 7.65। बच्चों को कैसे निकला बता दिया मैंने। नेट प्रोसीड कितना खर्चा और ऊपर था, देखो आप देख भी सकते हो, एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेड टू ₹3 पर शेयर। तो 85 में से इन्होंने 3 माइनस कर दिया, तो 85 में से 3 माइनस होके आ गया 82। ठीक है, फिर उसके बाद ये होगा रिडीमेबल। अब इरिडीमेबल, अब इन्होंने क्या बोल रखा है, जैसे मान लो ये 7 रुपये डिविडेंट दे रहे हैं और रेट बता रहे हैं आपको। ठीक है, रेट तो प्रेजेंट वैल्यू निकल गई, इसके बेसिस पे सॉल्व कर दिया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में ना कई सारे मेथड होते हैं। नाउ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज नॉट द आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट ऑफ यूजिंग इक्विटी कैपिटल। आउट ऑफ पॉकेट नहीं होती है, वो खुद का ही हमारा जो कॉस्ट होता है उसके ऊपर ही होती है प्रॉफिट। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये फ्यूचर के डिविडेंड के ऊपर बेस्ड होती है। मार्केट प्राइस, रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइस विद अर्निंग, जो मार्केट प्राइस का रिलेशनशिप होता है अर्निंग के साथ, उसको जाना जाता है। डिविडेंड ऑल्सो अफेक्ट द मार्केट वैल्यू। अब इसमें जो मेथड होते हैं, सबसे पहले है अर्निंग प्राइस रेशियो, ईपी रेशियो कहते हैं इसको, जिसमें हम अर्निंग को ऊपर लिखते हैं और मार्केट प्राइस को नीचे लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कहते हैं। अब इसकी जो कमियां हैं वो ये है कि जो अर्निंग है वो हमेशा सही नहीं दिखाती, क्योंकि ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, तो ज़रूरी नहीं है ये सही हो। और अर्निंग पर शेयर कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी नहीं भी आ रही। और अर्निंग, करंट अर्निंग जो होती है वो एवरेज अर्निंग से क्लियर नहीं होती। द फर्म डज नॉट हैव डेट कैपिटल, फर्म के पास डेट कैपिटल नहीं है। ऑल द अर्निंग्स आर पेड टू शेयर होल्डर, सारी की सारी अर्निंग शेयर होल्डर को दे दी जाती है, ऐसा भी नहीं होता। और नो ग्रोथ इन अर्निंग, वो कह रहे हैं कि अर्निंग में कोई ग्रोथ नहीं है, क्योंकि स्टेबल दिखा रहे हैं ना, तो अर्निंग में कोई ग्रोथ कैसे हो सकती है।
चलो अब बात करते हैं ईपी रेशियो प्लस ग्रोथ मेथड। ईपी तो सेम रहेगा और ग्रोथ इसमें जुड़ जाएगी, ठीक है। जैसे कि ईपीएस 5, अ फर्म हैज़ 5 ईपीएस 10% ग्रोथ रेट, और साल कितने हैं, 3 साल। तो 3 आ गया यहाँ पे, 5 आ गया आपका ईपीएस, ग्रोथ रेट कितनी है, तो यहाँ पे 1+1, क्यों, 100% तो पहले था और उसमें कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है 10%, तो इसीलिए फिर इसको सॉल्व कर दिया। ये आ गया आपका अर्निंग प्राइस में ग्रोथ मॉडल। उसके बाद है डीपी रेशियो। डीपी रेशियो मतलब डिविडेंड प्राइस रेशियो। डिविडेंड ऊपर आता है, मार्केट प्राइस नीचे आता है। इसकी अजम्पशन क्या है, इसकी अजम्पशन है रिस्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इन्वेस्टर इम्पॉर्टेंस नहीं देगा डिविडेंड के लिए, इन्वेस्टर परचेज नहीं करेगा शेयर्स को। ये सब चीज़ें बताई गई है आपकी इससे रिलेटेड। नाउ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर और क्या बातें बोल रखी हैं। तो ये सब है इसके अंदर एक एक चीज़, इसको हम रिवीजन कर रहे हैं तो इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो मार्केट प्राइस आपको 20 दे रखा है, ठीक है, मार्केट प्राइस 20 दे रखा है, डिविडेंड 2 दे रखा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछिए तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकल आएगी, 2 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ से 0 से 0 और ये आ जाएगा आपका 2, तो यहाँ पे 10% आपका क्या आ जाएगा आंसर, 0 बचा हुआ है, ठीक है, 10% आपका क्या आ जाएगा आंसर। डीपी प्लस ग्रोथ, उसमें क्या होगा, डिविडेंड सेम रहेगा, ग्रोथ हर बार की बढ़ जाएगी, ठीक है, ग्रोथ वाला पार्ट बढ़ जाएगा जैसे हमने पहले किया था। रियलाइज्ड यील्ड मेथड कौन सा होता है, इसके थ्योरेटिकल पोर्शन में देखो, वन ऑफ द डिफ़िकल्टीज इन यूजिंग डीपी रेशियो ईपी रेशियो फॉर फाइंडिंग आउट के ई इज़ टू एस्टिमेट द रेट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि हम लोग रेट जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न से और रेट कैलकुलेट करते हैं। हैंस ये जो मेथड होता है ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। द मोस्ट रिसेंट 5 to 10 ईयर्स आर टेकन एंड, मतलब 5 से 10 साल के बेसिस पे डेटा को कैलकुलेट किया जाता है। ये जो अर्निंग होती है ये सपोज की जाती है टू इंडिकेट, ये दिखाती है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी पहले कितनी आई थी, अब कितनी एक्सपेक्ट की जा रही है। द लिमिटिंग फैक्टर्स टू द यूजफुलनेस ऑफ दिस मेथड एंड द एडिशनल कंडीशन दैट द इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन डू नॉट अंडरगो चेंज, बदलाव नहीं देखे जाते उसके अंदर, लेकिन इस वाले में रियलाइज्ड में बदलाव देखे जाते हैं। सिक्योरिटी बीटा मेथड, ये भी एक पोर्टफोलियो है जहाँ पे आप डिस्कस करते हैं कि कितना कांस्टेंट वे में डेटा आता है। हाउ इज़ बीटा डिटरमाइंड, बीटा कैसे कैलकुलेट होता है, तो देखो के ई जो होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, उसके अंदर एक तो रिस्कलेस रेट रहता है जिस पे कोई रिस्क नहीं है, और एक रिस्क प्रीमियम रहता है मल्टीप्लाई बीटा। अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हो कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जैसे इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, आप प्लस करके और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का मतलब होता है कि जो पैसा मैं अपने पास रख रही हूँ उस पैसे के ऊपर भी कोई ना कोई कॉस्ट होती है, अदरवाइज़ मैं इन्वेस्ट करके भी अपने पैसे को लगा सकती हूँ। दो अल्टरनेटिव अप्रोच बताई हुई है इसके अंदर, एक तो के ई के मेथड से निकल आता है, के ई 1 माइनस टी आर 1 माइनस बीटा, 1 माइनस कॉस्ट ऑफ अर्निंग 1 माइनस अर्निंग, देखो टी आर होता है शेयर होल्डर टैक्स 1 माइनस, देखो आसान कर देती हूँ मैं से, के ई 1 माइनस टैक्स 1 माइनस बीटा। ये रिवीजन क्लासेस हैं तो इसमें हम थोड़ा रैपिड वे में कर रहे हैं, अदरवाइज हम एक स्मॉल वे में भी कर सकते हैं। अ फर्म कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज 12%, टैक्स दे रखा है 30, ब्रोकरेज 3, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी फिर हमने टैक्स देखा 0.30 और ब्रोकरेज देखा 1 माइनस 0.03 और सॉल्व करके आपका 8.15% आंसर आ जाएगा। अगर कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप लोग साथ के साथ पूछ सकते हो, ठीक है। वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कंपोजिट कॉस्ट, जहाँ पे आप सारी की सारी कॉस्ट को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसमें वेट्स दे रखे होते हैं, देखो इसके अकॉर्डिंग ना वेट दे रखे होते हैं, जैसे समझना, जैसे ये है कॉस्ट ऑफ डेट इतना लगाया, ये इतना लगाया, इसका हिस्सा इतना था, टैक्स इतना था, ठीक है। अब वेट के हिसाब से आपको क्या किया, कॉस्ट ऑफ वेट निकाला, पहले तो कॉस्ट ऑफ वेट निकाला प्रोपोर्शन के हिसाब से मल्टीप्लाई कर करके, ठीक है।
इसको सॉल्व कर करके निकाल लिया आपने वेट। वेट निकालने के बाद उसको आप क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, यही आपकी टोटल वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आप लोग इसके सॉल्व कर लोगे। यही सब बताया हुआ है इन्होंने, क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये समरी आ गई आपकी। कीवर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं इन डिटेल। चलो अब कैपिटल बजटिंग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, और आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी स्टूडेंट्स।